गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कारक, और कारक में हमने कारक का अर्थ पढ़ा था कि कारक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है क्री धातु में नुल प्रत्यय लगने से हुई थी। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कारक के जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ते हैं कर्ता कारक से शुरू करते हैं। इसमें कुछ नियम भी है कारक के, कि जो कारक होते हैं, जैसे हमारे 8 कारक है, ठीक है, वो एक साथ आ सकते। ऐसे नहीं कि एक वाक्य में एक ही कारक होगा, कर्ता ही कर्ता कारक होगा या कर्म ही कर्म कारक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं या सभी कारक भी हो सकते हैं। 8 के 8 एक ही साथ भी हो सकते हैं कारक। ठीक है, तो एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग एक ही जगह पे नहीं होगा। इसको आप याद रखना, लिख दो इसे। एक वाक्य में एक वाक्य में एक से अधिक, एक वाक्य में एक से अधिक कारकों का एक साथ प्रयोग हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक वाक्य में केवल एक ही कारक होगा, एक से अधिक कारक हो सकता है, एक से अधिक कारकों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन एक ही जगह पे नहीं होगा। इसको भी याद रखो। लेकिन एक वाक्य में एक ही स्थान पर सभी कारकों व उनकी विभक्तियों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पे, जैसे क्या है, हमने एक ही जगह पे कई कारक चिन्ह लगा दिए से को, तो एक ही जगह पे एक ही अलग अलग कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक वाक्य में एक से अधिक कारकों का प्रयोग कैसे हो सकता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, राम ने रावण को तीर से मारा। अब यहाँ पे देखो, एक हमारा क्या है, आप बताओ इसमें कौन कौन से कारक है, एक से अधिक है इसमें। आप बताइए कि कौन कौन से कारक है इसमें, बताओ, कोशिश करो, बताइए। मैम एक कर्ता, हाँ, करता है, कर्म है और करण। करण है। कर्म और करण। करता है, कर्म है और करण है। 3 कारक एक साथ आ गए ना, 3 कारक एक साथ आ गए हैं एक ही वाक्य में। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसा वाला जिसमें एक से अधिक कारक होगा, तो उसमें अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कारक है। जैसे ये वाक्य दे दिया, सीधे ऐसा नहीं पूछ सकते कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, क्योंकि उसमें तो एक से अधिक कारक है, तो उसको अंडरलाइन किया होगा कि इसमें कौन सा कारक है।
ठीक है, तो ये आप याद रखना कि एक ही वाक्य में कई कारक मतलब 8 कारक भी एक साथ हो सकते हैं। इसका स्क्रीन कर लीजिए। अब देखो, परसों हमने कर्ता कारक हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था परसों कि एक तो क्या है, कर्ता कारक की पहचान क्या है कि उसके सामने विभक्ति आएगी, उसकी विभक्ति आएगी। और दूसरा, उसमें शून्य कारक चिन्ह होता है। शून्य का अर्थ है कि उसमें कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। जैसे उदाहरण हमने देखा था, राधा राधा सेब खा रही है जैसे हम बोले कि और राम ने पुस्तक पढ़ी, तब तो हमें आ जाएगा क्योंकि उसमें ने आ रहा है कारक चिन्ह। लेकिन अगर ऐसा वाला आएगा कि राधा सेब खा रही है, तो इसमें हम थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, याद रखना है कि जो हमारा जो कर्ता कारक है, या तो उसके साथ ने आएगा या उसमें शून्य कारक चिन्ह भी आ सकता है, मतलब कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा। और उसकी पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इसके साथ कौन का प्रश्न करेंगे। ठीक है, कौन का प्रश्न करेंगे, आंसर मिलेगा तो वो कर्ता कारक है। फिर अगर कौन से भी आंसर ना मिले, तब हमने करना है किसने से प्रश्न, किसने। ठीक है, किसने से। जैसे राधा सेब खा रही है, तो हम बोलेंगे कौन सेब खा रहा है। ठीक है, कौन सेब खा रहा है, किसने सेब खाया, तो हमें आंसर मिल रहा है कि राधा ने सेब खाया और राधा सेब खा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आंसर मिल जाएगा तो उसमें कर्ता कारक होगा, आंसर नहीं मिलेगा तो उसमें कर्ता कारक नहीं होगा। ठीक है, तो ये परसों तक हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारा कारक है, कर्म कारक। कर्म कारक की जो विभक्ति है वो है को। कर्म कारक की विभक्ति है को, और इसका भी को भी हो सकता है और शून्य कारक चिन्ह भी हो सकता है। ठीक है, को आएगा तो हम पहचान लेंगे, लेकिन आप ये भी याद रखना कि को कुछ कारक चिन्ह भी नहीं हो सकता है, लेकिन कर्म कारक उसमें भी हो सकता है। जैसे अगर कर्म कारक होता क्या है, कर्म कारक वो है जैसे कर्ता, जो कार्य करता है वो कर्ता होता है। जो क्या है, किसी क्रिया को करता है, करने वाला होता है वो कर्ता होता है। और कर्म होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्रिया को करने वाला हो गया कर्ता। ठीक है, जो कार्य कर रहा होगा वो हो गया कर्ता, और कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा होगा वो हो जाएगी क्रिया। ठीक है, वो हो जाएगा कर्म कारक हमारा। जैसे 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 शिकारी शेर को देखता है, शिकारी शेर को देखता है, शिकारी शेर को देखता है। अब इसमें कर्म क्या है, आप इसमें बताओ कि कर्म कारक किसमें होगा, शिकारी में होगा, शेर में होगा कि देखता में होगा। मैम देखना में। देखना में होगा। देखना तो क्रिया है हमारे, देखना क्रिया है। हमने जो परिभाषा में किया है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब इसमें देखो कि जो क्रिया है देखना, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मैम शेर पर। शेर। हाँ, शेर पर पड़ रहा है। और इस क्रिया को कर कौन रहा है, शिकारी। इस क्रिया को
हाँ, शिकारी जो क्रिया करता है वो हो गया हमारा कर्ता, ठीक है। तो कार्य क्या कर रहा है, देख दे रहा है ना, शिकारी देख रहा है तो करने वाला हो गया कर्ता। और प्रभाव किस पे पड़ रहा है, शेर को। किसको देख रहा है, शेर को देख रहा है। क्रिया का प्रभाव, देखने का प्रभाव शेर पर पड़ रहा है ना, वो देख रहा है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, शेर को देख रहा है वो, इसलिए ये हो जाएगा हमारा कर्म कारक, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कर्म कारक। और दूसरी इसकी पहचान जो हमें पता ही है कि इसका कारक चिन्ह को है, और को से पहले ये आरक है। जो कारक चिन्ह होता है उससे पहले आता है हमेशा जो हमारा जो हमारी कारक होता है, तो इसका चिन्ह होता है, इससे आगे वाला नहीं होगा। जैसे को से आगे वाला नहीं होगा, को से पीछे वाला होता है, ठीक है। कारक हमारा को से जो विभक्ति चिन्ह होता है उससे पीछे वाला होता है। जैसे यहाँ पे अगर ने होता तो ने इससे आगे आना था, इससे पहले नहीं आना था, ठीक है। अगला उदाहरण देखो। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। इसमें देखो छात्रों का कर्म कारक कौन सा है, छात्र। छात्र कर्म कारक है, ठीक है, क्योंकि जो क्रिया का पढ़ाने का प्रभाव पड़ रहा है छात्रों पे, ठीक है। और दूसरी पहचान क्या है कि वो को से पहले है, कर्म कारक का चिन्ह हमारा को है, और उससे पहले वाला क्या हो गया हमारा कर्म कारक हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था कि इसमें शून्य कारक चिन्ह भी आता है, ठीक है। अब हम उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे आ गए, विनय पत्र लिख रहा है, विनय पत्र लिख रहा है, विनय पत्र लिख रहा है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे हम, विनय पत्र लिख रहा है, विनय पत्र, पहले इसमें पहचानो कि कर्म कारक कौन सा है हमारा, पत्र। पत्र है, ठीक है। अभी हमें पता है कि हम कर्म कारक पढ़ रहे हैं तो हमें आ जाता है, लेकिन ऐसे ही उदाहरण अगर परीक्षा में आ जाते हैं, पेपरों में आते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए जैसे हमने उसमें प्रश्न किया था कौन और किसको, और अगर आंसर मिलता है तो कर्ता कारक होता है, वैसे ही हम इसमें भी प्रश्न करेंगे, ठीक है। कर्म कारक में भी हम प्रश्न करेंगे क्या और किसको का, हम इसमें प्रश्न करेंगे क्या और किसको। जहां पे कारक चिन्ह नहीं होगा वहां पे हम प्रश्न करेंगे क्या और किसको से प्रश्न करेंगे। जैसे विनय पत्र लिख रहा है, अब हम प्रश्न करेंगे विनय क्या लिख रहा है, ठीक है। विनय क्या लिख रहा है, तो हमें आंसर मिल गया कि विनय पत्र लिख रहा है, ठीक है। विनय पत्र लिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, तो इसमें कर्म कारक ही है, इसमें कर्म कारक ही है। अब इसमें वो प्रश्न करो जो हमने कर्ता में करे। कर्ता में हमने कौन कौन से प्रश्न करे थे, कौन और क्या किया था, किसने। हाँ, तो अगर जो कौन और किसने से जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अगर हम बोले कि कौन पत्र लिख रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, कौन लिख रहा है, विनय, विनय पत्र लिख रहा है, तो विनय हमारा क्या है, कर्ता कारक है,
ठीक है, विनय हमारा है कर्ता। और इन दोनों से जो आंसर मिले वो होगा हमारा कर्म कारक। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, पत्र आंसर मिला तो वो हो जाएगा कर्म कारक। इनको आप याद रखो। ठीक है, कौन और किसमें से जो आंसर मिलेगा वो होगा कर्ता कारक, और क्या और किसको से जब उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा कर्म कारक। प्रधानाचार्य ने शिक्षकों को बुलाया। इसमें बताओ कौन कौन से कारक है, एक ही कारक है या एक से अधिक कारक है, कौन कौन से कारक है इसमें? मैम 2 कारक हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, जब विभक्ति आ रही जी मैम, अगर विभक्ति चिन्ह आ रही है ना तो हम आसानी से पहचान जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको याद रखना। ठीक है, अगर एक उदाहरण बालक छत पर आम खा रहा है, इसमें बताओ अब कौन कौन से कारक है? बालक छत पर आम खा रहा है, मैम इसमें भी कर्ता और कर्म कारक है। कर्ता तो बालक हो जाएगा जी, और आम आम खा रहा है, छत पर आम खा रहा है, ये हो जाए कर्म। एक दूसरा कारक भी है इसमें, उसको पहचानो, एक दूसरा भी है इसमें। कौन सा कारक चिन्ह है? अधिकरण कारक में पेपर है ना, ये कारक चिन्ह है में पेपर। ठीक है, तो 3 कारक आ गए इसमें। एक कर्ता, ठीक है, करने वाला था कौन रहा है बालक, क्रिया को करने वाला है कर्ता, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है आम पे। ठीक है, तो ये हो गया कर्म हमारा। और ये छत पर, इसमें विभक्ति चिन्ह भी आ रखी है, और स्थान का जो बोध कराते हैं वो होता है अधिकरण। तो इसमें 3 कारक आ गए, इसके स्क्रीनशॉट लो इसका। कर्म कारक में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। मैम ये तो समझ आ गया। हाँ, अब करण कारक आगे चलते हैं। ठीक है, अब तीसरा कारक है हमारा करण कारक। और करण जो कारक है उसकी विभक्ति क्या है? से और के द्वारा, से और के द्वारा। ठीक है, करण कारक की विभक्ति है से और के द्वारा। और करण का आप याद रखना, करण होता है किसी वाक्य में जो क्रिया का कारण होता है। ठीक है, क्रिया का जो कारण होता है वाक्य में क्रिया को करने का कारण। ठीक है, या तो क्रिया को करने का कारण होगा या क्रिया को करने का साधन होता है ये। ठीक है, साधन होता है, कारण होता है, साधन होता है, या क्रिया को करने का माध्यम होता है, माध्यम होता है।
ठीक है। इसमें जो कारण होता है वो तो क्रिया करने का वो कारण होगा, क्रिया को करने का साधन हो सकता है और किसी क्रिया को करने का वो माध्यम भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा आपने इसमें याद रखना है कि अधिकतर जो विकलांगता 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 और विवशता और व्याकुलता, विवशता और व्याकुलता, ठीक है। विकलांगता, विवशता और व्याकुलता अर्थ वाले वाक्य अधिकतर इसी में आते हैं, करण कारक में आते हैं। ठीक है। जैसे अब इसके उदाहरण देखो कुछ, जैसे वह अपने अपने कर्मों से परेशान है, वह अपने कर्मों से परेशान है। ठीक है। तो इसमें क्या है, वो परेशान है। ठीक है। तो इसमें क्या है, विवशता, परेशान है वो किससे, अपने कर्मों से परेशान है। तो इस अर्थ वाले विवशता, व्याकुलता और विकलांगता वाले जो अर्थ होते हैं, ऐसे अर्थ वाले जो वाक्य होते हैं वो आते हैं इसमें करण कारक में। ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें से तो है ही, से जो हमारा विभक्ति चिन्ह है, जो कारक चिन्ह है वो है, और उससे पहले वाला क्या होता है, कारक होता है। तो हमें पता है कि से विभक्ति किसकी है, करण कारक की है। और इसमें क्या है, ये कर्मों से वो क्या हो गया, हमारा करण कारक हो गया। ठीक है। दूसरा हम इसको इस तरह पहचान सकते हैं, जैसे हमने लिख रखा, वह अपने कर्मों से परेशान है, हम बोल सकते हैं वह अपने कर्मों के द्वारा परेशान है। ठीक है। वह है। ठीक है। तो तब भी ये सही लग रहा है कि कर्मों के द्वारा परेशान है। अगर क्या है, ये वाक्य सही बनता है के द्वारा बोलने पर भी, तब इसमें करण कारक होगा। और अगर हमें क्या है, वो मतलब ऐसा लगता है कि सही नहीं बन रहा है, तो उसमें करण कारक नहीं होगा। ठीक है। अगला उदाहरण देखो, वह गिलास से पानी पीता है, वह गिलास से पानी पीता है। ठीक है। तो पानी पीने का जो उसका क्या है, साधन है, वो क्या है, गिलास है। पानी पीने का साधन क्या है, गिलास है। तो हमने पढ़ा है कि किसी क्रिया को करने का कारण, साधन और माध्यम जो होता है उसमें होता है करण कारक। तो इसमें पानी पीने का जो साधन है वो क्या है, गिलास है, इसलिए इसमें करण कारक है। इसका स्क्रीन छोड़ लो। अगला उदाहरण देखो, मेरा पेंसिल से चित्र बनाती है, चित्र बनाती है, चित्र बनाती है। राधा चाकू से फल काटती है। इन दोनों में बताओ, इन दोनों में बताओ कौन कौन से कारक है। पेंसिल और चाकू। पेंसिल और चाकू हमारे कौन से कारक है, जो हम पढ़ रहे हैं, करण है। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, क्रिया का करने का जो
जो साधन है वो पेंसिल से बना रही है और ये किससे काट रही है, चाकू से काट रही है। ठीक है, तो क्रिया को करने का साधन यही है, चाकू है और पेंसिल है, इससे इसमें हो गया करण कारक। और कौन कौन से कारक है इसमें, एक तो करण है और कौन कारक है, करण से। करण कारक तो है, ये करण कारक है ना ये, और कारक भी तो है इसमें, एक जैसे करण करता है। कर्म कारक हो गई। हाँ, कर्म कर्म से कारक भी, ठीक है। कर्म कारक किसमें होगा बता, चित्र बनाती है। चित्र बनाना कर्म है, फल काटना कर्म है, ठीक है। तो चित्र बनाना फल काटना क्या हो गया, कर्म हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, कर्ता हो गए। तो देखो तीन आ गए, इसमें कर्ता आ गया, कर्म आ गया और कर्म कारक चिन्ह आ गए, ठीक है। तीन कारक आ गए हमारा, कर्ता कर्म और कर्म कारक। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। आ गई है, कर्म कारक आ गया समझ में। जी। अगला जो कारक है हमारा चौथा कारक, वो है संप्रदान। संप्रदान कारक, ठीक है। और इसकी विभक्ति क्या है, संप्रदान के लिए। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो है संप्रदान के लिए है। इसमें कर्ता जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था, पहले इसको लिख लेते हैं कि कर्ता वाक्य में कर्ता जिस उद्देश्य के लिए, वाक्य में कर्ता जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है उसमें संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है, ठीक है। अब ये परिभाषा भी हमने याद रखनी है। जो करता है, कर्ता क्रिया को करने वाला कर्ता हो गया, ठीक है। और क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े वो हो गया कर्म हमारा, और क्रिया जिसके द्वारा जिस साधन से हम क्रिया कर रहे हैं वो हो गया करण। और अब वाक्य जिस उद्देश्य, जो उसको क्रिया का करने का जो उसका उद्देश्य होगा उसमें हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। जिस उद्देश्य के लिए वो क्रिया कर रहा होगा उसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। जैसे उदाहरण देखो आप, जैसे उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। तो जो क्रिया को करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्रिया को करने का उद्देश्य क्या है, उत्तम स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य। उस क्यों कर रहा है, व्यायाम क्या है, उस व्यायाम करने का उद्देश्य अच्छा स्वास्थ्य पाना है, ठीक है। तो क्रिया का जो उद्देश्य होता है उसमें होगा संप्रदान कारक, ठीक है। तो ये क्यों कर रहा है, इसका उद्देश्य, व्यायाम करने का उद्देश्य क्या है, व्यायाम करने का उद्देश्य है अच्छा स्वास्थ्य पाना, ठीक है। तो उत्तम स्वास्थ्य जो है हमारा इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक, इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला उदाहरण देखो, अमन ने मैदान
में, इसमें आपने कारक पहचानना है। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। अमन ने मैदान में जाने को जूते खरीदे। अब विभक्ति चिन्ह भी देखो, इसका अर्थ भी देखो और इसमें पहचानो कौन सा कारक है। कारक चिन्ह मैदान में कौन सा कारक होगा इसमें? बताओ, कोशिश करो, कौन सा होगा? संप्रदान। संप्रदान कारक होगा। किस शब्द में होगा? मैदान में जाने मैदान में जाने को जूते खरीदे ना उसको। हाँ, और यहाँ पे क्या है, को जो हमारा जो चिन्ह आ रखा है ना, तो ये तो है ही नहीं इसका। हाँ, तो आपने सही पहचाना है, इसमें संप्रदान कारक है। और पेपरों में ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे पूछेंगे तो हमने इसका अर्थ लगाना है। हमने यहाँ पे को की जगह क्या बोलना है? के लिए। अगर के लिए बोलने पर वो वाक्य सही होता है, उसका सही अर्थ वो देता है, तो उसमें संप्रदान कारक होगा। अगर के लिए वहां पे रखने पर वो सही अर्थ नहीं देगा, को से ही उसका केवल सही अर्थ आएगा, तो उसमें कर्म कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमन ने मैदान में जाने के लिए जूते खरीदे, तो सही अर्थ दे रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे संप्रदान कारक है। ठीक है, और अगर के लिए लगाने से ये सही अर्थ नहीं देता, तो इसमें कर्म कारक होना था। ठीक है, तो पेपरों में इसी प्रकार के शब्द रखे जाते हैं, और ऐसे के लिए रखेंगे तब तो सबको आ जाएगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार के घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये ऐसे वाक्य को आपने क्या है, इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है। और कौन कौन से कारक है इसमें? एक संप्रदान है मैदान में, और कारक भी है। अमन में करता है। अमन में करता, मैदान में जाने के लिए जूते खरीदे। जूते में कौन सा है? कर्म नहीं, करण। मैदान में जाने का साधन है, तो उसका करण होगा। अच्छा, इसमें हाँ, जाने का साधन हो जाएगा। विशाल ने बाजार जाने को बैग उठाया। इसमें पहचानो, विशाल ने बाजार जाने को बैग उठाया। संप्रदान ही होगा इसमें भी ना। माँ ने बच्चों को सुलाया। इन दोनों में देखो, रुचि ने से विशाल ने बाजार जाने को बैग उठाया।
माँ ने बच्चों को सुलाया, बच्चे ने चाकू से डराया। इन तीनों वाक्यों में पहचानो कौन सा कारक है। विशाल बाजार जाने को, ये वाला तो संप्रदान ही होगा। हाँ, संप्रदान। माँ ने बच्चों को सुलाया, कर्म कारक। कर्म कारक होगा। और इसमें रुचि ने चाकू से डराया, इसमें करण तो नहीं होगा। कर्म कारक होगा, कर्म होगा। ठीक है, क्योंकि चाकू से वो डरा रही है। ठीक है, तो आ गया अब आपको समझ में। इसमें भी को है, इसमें भी को है, लेकिन इसमें के लिए लगाने से सही हो रहा है, और इसमें के लिए लगाने से वो वाक्य सही नहीं हो रहा है। जैसे हम बोले माँ ने बच्चों के लिए सुनाया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे के लिए लगाने से सही हो जाएगा वो, तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। जहाँ पे सिर्फ को ही उसका अर्थ देगा, वहां पे कर्म कारक होगा। अगला कारक है अपादान। अपादान, और अपादान की विभक्ति है से। ये से होगा अलग होने का, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो से हमारे करण में भी आती है और इसमें अपादान में भी आती है, पर इसमें यही याद रखना है कि इसमें जो से आएगा उसमें पृथकता का भाव होगा। ठीक है, अलग होने का भाव होगा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वाक्य में पृथकता, पृथकता का बोध कराने वाले शब्दों में अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। और एक तो पृथकता का बोध होता है, इसमें अलग होने का भाव होता है, और दूसरा तुलना का भाव भी होता है इसमें। ठीक है, तुलना का भाव भी होता है। दो चीज हमने याद रखनी, पृथकता का भाव और तुलना का भाव जिसमें हो, उसमें अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, किसमें होगा अपादान कारक? पेड़ में होगा कि पत्ते में होगा? अपादान कारक किसमें होगा, पेड़ में या पत्ते में? पेड़ में। हाँ, पेड़ से होगा। ठीक है, तो जहां से कोई वस्तु अलग होती है उसमें होता है। ठीक है, पत्ते में जो अलग होगा उसमें नहीं होगा, जहां से अलग होती है वहां से वहां उस पे होगा। जैसे वह गाड़ी से उतरा, वह गाड़ी से उतरा, तो गाड़ी से वो अलग हो रहा है। ठीक है, इसलिए गाड़ी में होगा अपादान कारक। तो जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु जिससे अलग होता है, पृथक होता है, तो जिससे अलग होंगे उसमें होता है अपादान कारक। जो अलग होगा उसमें नहीं होगा, जहां से अलग होता है उसमें होता है अपादान कारक। ठीक है, और उदाहरण देखो, इसमें कौन सा कारक होगा? वह गंदगी से नफरत करता है। वह गंदगी से नफरत करता है, इसमें कौन सा कारक होगा?
वह गंदगी से नफरत करता है। नामकरण कारक। करण कारक होगा, करण कारक नहीं होगा इसमें, वह गंदगी से, हाँ अपादानी होगा, क्योंकि वह गंदगी से नफरत करता है तो वह गंदगी से अलग रहेगा। ठीक है, इसमें अलग रहने का भाव है। अगर वो उससे नफरत करेगा तो वो उसके पास नहीं जाएगा, उससे अलग रहेगा या वो कोशिश करेगा। तो अलग होने का भाव, जिससे हमें जिस वाक्य में अलग होने का भाव हो, हमने पढ़ा कि वो अपादान कारक है, इसलिए इसमें भी क्या है, अपादान कारक ही होगा, क्योंकि वो गंदगी से नफरत करता है। तो इसका भाव है कि अगर वो नफरत करता है तो वहां नहीं जाना चाहेगा, उससे अलग रहेगा, तो इसलिए इसमें अपादान कारक है। और उदाहरण देखो, अब आपने पहचाना है, जैसे वह घर लौट चुका है, वह घर लौट चुका है, वह घर लौट चुका है। एक इसमें आपने कारक बताना है। दूसरा, वह अभी घर नहीं लौटा है। इन दोनों वाक्यों में पहचानो कौन कौन से कारक है। वह घर लौट चुका है और वह अभी घर नहीं लौटा है। इन दोनों वाक्यों में बताओ कौन से कारक होंगे। अपादानी होंगे। इसमें अपादान होगा, क्योंकि वो लौट चुका है, कहीं से वो आया है ना, अलग हुआ है। लेकिन इसमें अपादान कैसे होगा, वह अभी घर नहीं लौटा है। लौटेगा ना वो भी समय का भी बहुत करार है ना। वह अभी घर नहीं लौटा है, इसमें अपादान तो होगा समय का, अभी घर नहीं लौटा। हाँ, समय का भी करा रहा है, लेकिन इसके लिए मतलब जो सरल पहचान है आपने ये करना है। जैसे क्या है, वह अभी घर नहीं लौटा है, ठीक है, तो कभी हमें ऐसा भी लग सकता है कि ये तो अभी लौटा ही नहीं है, ये तो अलग ही नहीं हुआ, तो इसमें अपादान नहीं हो सकता है। तो उस स्थिति में जहां पे नकारात्मक शब्द, जैसे यहाँ पे नहीं आ रखा है ना, ऐसे शब्द होंगे, नकारात्मक शब्द होंगे, तो इसको हमने छुपा हटा देना है। इसको नहीं को हम हटा देंगे, जो नकारात्मक शब्द होंगे ना उसको हम हटा देंगे। तो उसके बाद हमने जो वाक्य पढ़ना है, वह अभी घर लौटा है। नहीं तो हमने हटा दिया ना, हमने क्या करना है, वह अभी घर लौटा है। तो अगर उसमें पृथकता का भाव आता है नकारात्मक शब्दों को हटा के, तो तब उसमें अपादान कारक होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये हटा दिया, हमने बोला वह अभी घर लौटा है। तो वो क्या है, घर लौटा है तो कहीं से वो अलग हो गया है। ठीक है, इसमें पृथकता का भाव आ रहा है कि वो कहीं से, किसी शहर से अभी घर आया है, तो उस शहर से वो अलग हो गया। ठीक है, इसका भाव आ रहा है। इसको हटा के, नकारात्मक जो हमारा शब्द है उसको हटा के, अगर वो भाव आता है तो उसमें अपादान कारक होगा, और अगर नहीं आता है पृथकता का भाव तो अपादान कारक नहीं होगा। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लो। और उदाहरण देखो, विमल स्कूटर से शहर
गया, इसमें कौन सा कारक होगा? और विमल स्कूटर से गिर गए। इन दोनों में देखो कौन सा कारक होगा? अपादानी है इनमें। इन दोनों में अपादान है। किसमें होगा, किस शब्द में होगा अपादान कारक? विमल स्कूटर से गिर गया। विमल में इसमें होगा, अपादान स्कूटर में कारक। होगा, गिर में होगा, शहर में होगा। अच्छा, अपादान कारक किसमें होगा, किस शब्द में होगा? स्कूटर से। स्कूटर से होगा। तो एक बार फिर से देखो, अपादान ही है कि कुछ और तो नहीं है? मतलब है तो इसमें करण भी ना, करण पर इसमें ये हो गया कि शहर गया वो, उसने मतलब स्कूटर को छोड़ दिया। हाँ, विमल स्कूटर से। अब यहाँ पे देखो, विमल स्कूटर से गिर गया वो, ठीक है? तो गिर गया मतलब स्कूटर से वो अलग हो गया, तो इसमें तो अपादान कारक होगा, ठीक है, अपादान होगा। लेकिन इस ऊपर वाले में विमल स्कूटर से शहर गया, उसके जो स्कूटर है उसका साधन के रूप में प्रयोग हुआ है वहाँ। शहर इसमें किससे गया है? स्कूटर से गया है, इसलिए इसमें कारण होगा। इसलिए इसमें कारण होगा क्योंकि ये स्कूटर वहां पे साधन की क्रिया को करने का जो साधन है ना, शहर जाने का, उसका जो साधन था वो स्कूटर था। तो जहाँ पे साधन या माध्यम के रूप में किसी चीज को प्रयोग किया जाता है तो तब वो कारण होगा। इसको शहर जाने का जो माध्यम था, जो साधन था, स्कूटर से जाना था, इसलिए इसमें कारण हो जाएगा। और यहाँ पे वो स्कूटर से जा तो रहा था लेकिन वो गिर गया, स्कूटर से वो अलग हो गया, इसलिए इसमें अपादान कारक होगा। ठीक है, आ गया समझ में? बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। बच्चे बस से उतर रहे हैं। इन दोनों में बताओ कौन सा कारक है? पहले में वो करण होगा, दूसरे में अपादान। हाँ जी। अपादान और कारण, वही बात है ना। जैसे जा रहे हैं तो साधन हो गया, अलग हो गए, तो यही अपादान और कारण होगा। आपने ये याद रखना है। और इस कारक में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, छठा जो कारक है, छठा कारक है संबंध। संबंध कारक, इसकी विभक्ति है का, की, के, ला, नी, ने और रा, री, रे। ये इसकी चिन्ह है, ठीक है। और संबंध कारक का क्या होता है
कि जहां पे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध दिखाया जाता है, या किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध होगा, या किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ से संबंध होगा। ठीक है, तो वाक्य में जहां पे किसी व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु का दूसरे व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु से संबंध बताया जाता है, उसमें होता है संबंध कारक। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी, वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध बताया जाता है। ठीक है, तो वो संबंध सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं होगा। ठीक है, वो वस्तु का भी हो सकता है और पदार्थ का भी हो सकता है, दूसरे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के साथ। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे विजय का लड़का, विजय का लड़का सुंदर है। ठीक है, विजय का लड़का सुंदर है। ठीक है, तो इसमें किसमें होगा संबंध कारक? संबंध कारक किसमें होगा? विजय का लड़का। विजय में होगा, लड़का में होगा कि सुंदर में होगा? पूरे में नहीं होगा ना, विजय का लड़का पूरे में नहीं होगा, एक में होगा इनमें से। किसका लड़का सुंदर है? किसका है? विजय का। हाँ, तो जिसका लड़का सुंदर है, जिसके लिए बोला जा रहा है, कि किसका लड़का सुंदर है? विजय का, उसमें होगा संबंध कारक। ठीक है, उसमें होगा संबंध कारक। और दूसरा हमारा ये जो चिन्ह आगे रखा है, हमने कहा कि के, नानी ने, रानी ने, जो कारक चिन्ह है हमारे, उससे भी हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आ रखा है, दूसरा हमने क्या, किसका जो संबंध जिससे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर हमें किसका लड़का है? विजय का। तो जो हमें आंसर मिलेगा उसी में होगा संबंध कारक। ठीक है, और उदाहरण देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कौन सा कारक होगा? मेरी बहन कल आएगी। कौन सा कारक होगा? संबंधी होगा। मेरी बहन कल संबंधी होगा। ठीक है, क्योंकि संबंध बता रहा है कि मेरी बहन है, पर किस शब्द में होगा संबंध? बहन नहीं, किसकी बहन है? मेरी। अच्छा, मेरी मेरी तो इसमें होगा संबंध, किसकी है? मेरी है। जैसे यहाँ पे किसका बेटा था? विजय का बेटा था। किसकी बहन है? मेरी बहन है। ठीक है, इसमें संबंध कारक। और जो नानी ने, राजी ने हमने पढ़ा है, तो ये कारक चिन्ह पे आ रखा है, मेरी। ठीक है, यहाँ पे आ रखा है, कार्तिकेय में का आ रखा है, यहाँ रानी जी हमने भी पढ़ा है कि कार्तिकेय, रानी ने और नानी जी क्या है, इसके कारक चिन्ह है, और यहाँ पे री आ रहा है। ठीक है, तो मेरी में होगा संबंध कारक। एक दो शब्द आप भी बनाओ, वाक्य आप भी बनाओ संबंध कारक में।
सारा शीला ने मेरी किताब पढ़ी। इसमें बताओ कौन सा कहाँ पे होता है? शीला ने मेरी किताब पढ़ी। मेरी मेरी क्यों होगा उसमें? संबंध हाँ, इसमें होगा बताओ मेरी किसमें होगा? मेरी में होगा। हाँ मेरी में होगा। ठीक है, किसने पढ़ी? शीला ने मेरी किताब पढ़ी। किसकी किताब पढ़ी है? मेरी पढ़ी है। ठीक है, तो मेरी में होगा। और इसमें क्या है? री, रा री री, रा री रे है जो, तो री कारक चिन्ह आया है। ठीक है, शीला ने, शीला तो हो गई, क्या हो गई है? कर्ता हो गई। ठीक है, क्योंकि इसने किताब पढ़ी थी और मेरी हो गया संबंध। ठीक है, तो शीला से उसका शीला ने मेरी किताब पढ़ी है, तो किताब पढ़ने का संबंध किससे हो गया? इसका शीला से। कि इसकी किताब किसने पढ़ी थी? शीला ने पढ़ी थी। और किसकी पढ़ी थी? मेरी पढ़ी थी। इसलिए इसमें हो जाएगा संबंध कारक। और एक दो आप बनाओ वाक्य, बनाओ संबंध कारक के उदाहरण। वह किताब मेरी है। वह किताब मेरी है। मेरी है, हाँ, किताब का संबंध किससे है? मेरी से मेरी है। किसमें होगा संबंध? मेरी में हो जाएगा। मेरे में ही होगा। ठीक है, आ गया ना समझ में? अब देखो अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, कारक आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद छुट्टी हो सकती है, क्योंकि हम भी घर जा रहे हैं और आप लोगों में से बहुत सारे गांव जा चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे शुरू करेंगे। आज कारक खत्म कर देते हैं। अधिकरण का जो कारक चिन्ह है वो है में पर में, पे, पर। ठीक है, ये इसका कारक चिन्ह है में, पे और पर। अधिकरण होता है वाक्य में जो क्रिया को करने का जो आधार होता है, या क्रिया का जो आश्रय होता है। ठीक है, क्रिया को करने का जो आधार होता है उसे हम अधिकरण कहते हैं। क्रिया, वाक्य में क्रिया का आधार या आश्रय। उनको की अपनी आवाज, वो स्पीकर बंद कर, बहुत ज्यादा आवाज आ रही। वाक्य में क्रिया का आधार या आश्रय। अब आ रही साफ आवाज? आवाज आ रही है। हाँ, संतोष ने खोल रखी ना। अच्छा, कर दे बंद। वाक्य में क्रिया करने का आधार, आश्रय और आधार, आश्रय और समय इसमें आता है। समय अधिकरण में आता है, उसमें नहीं आता, वो अपदान में। ठीक है, आधार, आश्रय और समय का बोध होता है इसमें। समय का बोध। अपने आप कुछ ज्यादा वही है हमारे ग्रुप पे।
ठीक है, तो वाक्य में जो क्रिया करने का आधार होगा, आश्रय होगा और समय का बोध कराएगा, उसमें होता है अधिकरण कारक। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण देखो, जैसे शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है। ठीक है, शेर जंगल में रहता है, तो हमने परिभाषा में पढ़ा है कि क्रिया करने का जो आधार होगा, आश्रय होगा और समय होगा। ठीक है, तो जो शेर को रहने का जो आधार है, ठीक है, जहां वो रहता है, कहाँ रहता है वो? जंगल में। जंगल में रहता है, इसलिए जंगल में हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, उत्तर है इसमें स्थान में, जहाँ पे क्या है, किसी चीज में जो रहने का स्थान होता है, आधार वही हो गया। ठीक है, आधार वही होता है, तो जहाँ पर क्या है, जैसे हम क्या ना, जैसे बेड पे लिख रहे हैं, बेड पे बैठ के लिख रहे हैं, तो जिस स्थान पे हम बैठ सके हैं वो क्रिया का आधार हो जाएगा। ठीक है, शेर जंगल में रहता है, जंगल में रहना है, उसका क्या है, आधार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा लड़का छत पर खड़ा है, लड़का छत पर खड़ा है, तो सबसे पहले पहचान तो हमने करनी है कारक से। ठीक है, क्योंकि इसका कारक चिन्ह क्या है, पे पर है, जैसे यहाँ पे मेरे था, यहाँ पे पर है। ठीक है, सबसे पहले पहचान तो यही हो गई। दूसरा क्या है, तो लड़के के खड़े होने का जो आधार है, तो क्रिया का आधार है, वो क्या है, छत है। यहाँ पर खड़ा होना है, उसके खड़े होने का आधार छत है, इसलिए इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला उदाहरण देखो, बस 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। ठीक है, बस 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। ठीक है, बस 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। तो हमने इसमें ये भी याद रखना है कि समय का बोध भी इसी में होता है, अधिकरण कारक में। ठीक है, तो समय का बोध हो रहा है हमें 10 मिनट से, कितने समय में, 10 मिनट में वो पहुंचेगी। तो समय का बोध भी इसी में होगा, 10 मिनट इसमें समय दिया गया है, इसलिए इस समय में होगा अधिकरण। ठीक है, इस समय में भी होगा अधिकरण कारक। और उदाहरण बनाओ आप अपने आप। एक उदाहरण बनाओ। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। ठीक है, तो गाड़ी का खड़े रहने का आधार क्या है, कहाँ पे खड़ी है गाड़ी, सड़क पर है, इसलिए इसमें अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कि आपका आधार होगा, समय का बोध रखना है इसमें। जैसे विद्यालय का समय 9:30 है। ठीक है, तो समय का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें भी अधिकरण कारक होगा। ठीक है, अब चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसमें कौन सा कारक होगा, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अधिकरण कारक। अधिकरण ही होगा ना, किसमें होगा, पेड़ में होगा, चिड़िया में होगा,
पेड़ में। पेड़ पर बैठी है तो उसका बैठने का आधार पेड़ है, इसके पेड़ होगा अधिकरण कारक। ठीक है, तो अगला जो हमारा लास्ट कारक है वो है संबोधन। आठवां लास्ट कारक है हमारा संबोधन। संबोधन कारक है। तो संबोधन हमें पता ही है कि वाक्य में जिन शब्दों से हमें किसी को पुकारने का बोध होता है, ठीक है, पुकारने का बोध होता है, बुलाने का बोध होता है, इसका जो कारक चिन्ह है वो है हे, ओ, अरे। ठीक है, हे, ओ, अरे। तो इसमें तीन चीजें आएंगी वाक्य में जिससे हमें क्या हो, पुकारने का बोध हो, पुकारने, और संबोधन वही हो गया, संबोधन का बोध, संबोधन का बोध हो, और सावधान करने का बोध हो, सावधान करने का बोध हो, उसमें संबोधन कारक होता है। ठीक है, पुकारने का, संबोधन करने का, और किसी को सावधान करने का बोध जिससे होता है उसमें ये संबोधन कारक होता है। जैसे जैसे हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी मदद करो। अरे सचेत रहो, पहाड़ टूट रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सावधान किया जा रहा है। ठीक है, कि सचेत रहो, पहाड़ टूट रहा है, तो इसमें भी होगा, जहां पे सावधान करने का भाव होगा उसमें भी होता है संबोधन कारक। और बाकी तो हमें पता ही है कि जो संबोधन पुकारने का जो भाव होता है, जो पुकारे जाने वाले जैसे हे, ओ, अरे आते हैं जिन वाक्यों में, उसमें संबोधन कारक होता है। ओ श्याम दौड़कर आओ। ठीक है, ओ श्याम दौड़कर आओ। ठीक है, तो ये क्या है, बुलाने का भाव है, पुकारने का भाव है, ये सावधान करने का भाव है, इसलिए इसमें होता है संबोधन कारक। तो कारक हमारा खत्म हो चुका है। आप इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं जो समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। इसमें कौन सा कारक होगा, विनय समय से घर विनय समय से घर आ गया था। इसमें कौन सा कारक होगा, विनय समय से घर आ गया था। बताओ इसमें कौन सा कारक होगा। अब हम सारे कारक पढ़ चुके हैं, देखो कौन सा कारक होगा इसमें।
इनमें कारक बताओ। बिना समय से घर आ गया था, फल को काटकर सारे भक्तों में बांट दो। नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। बताओ, कोशिश करो, इसमें कौन सा कारक होगा इनमें? बिना समय से घर आ गया में अपादान होगा। बिना नहीं, और कोशिश करो। इसका भाव, इसमें कारक चिन्ह मत देखो, ऐसे ही आते हैं पेपरों में, ऐसे वाक्य आते हैं। इसका भाव समझो। इसमें कौन सा होगा? गंगा गौमुख से निकलती है। अपादान होगा। हाँ, इसमें अपादान होगा। गंगा गौमुख से निकल रही है तो गौमुख से वो अलग हो गई, अपादान होगा। इनमें बिना समय से घर आ गया, तो मैंने बोला था कि समय का बोध किसमें होता है? समय का बोध अधिकरण में। अधिकरण में। अधिकरण अधिकरण में समय का बोध होता है, तो वो टाइम से घर पहुंच गया था। ठीक है। और अगर आपको मतलब इसमें आप ऐसा भी पहचान सकते हैं कि जो हमारा जो अधिकरण कारक चिन्ह है, उसका कारक चिन्ह क्या है? पर है। मे पे पर है ना। ठीक है, तो हम से की जगह लगा देंगे पर, कि बिना समय पर घर आ गया था, तो पर से वो सही हो रहा है। ठीक है, परीक्षाओं में ऐसे ही वो दिए रहते हैं जो कारक चिन्ह है वो दूसरों के, ताकि क्या है, हम सिद्ध करें कि ये कारक चिन्ह तो किसका है, से किसका है, करण का है ना, और अपादान का है, तो हम उसमें ही ढूंढते रहेंगे कि या तो इसमें अपादान होगा या करण होगा। लेकिन इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। और हमने इस पे क्या लगाना है? पर लगाना है, और पर से ये सही शब्द हो जाएगा तो अधिकरण होगा, अगर नहीं होगा तो इसमें क्या होगा? करण हो जाएगा। जैसे बिना समय पर घर आ गया था, तो पर से सही वाक्य बन रहा है, इसलिए इसमें अधिकरण कारक है। इसमें कौन सा होगा? फल को काटकर सारे भक्तों में बांट दो। संप्रदान होगा इसमें। हाँ, इसमें संप्रदान होगा। फल को काटकर किस में होगा? फल में होगा, काटकर होगा, भक्तों में होगा। भक्तों में, भक्तों को मतलब वो उसमें हो रहा होगा। फल को काटकर सारे भक्तों में बांट दो, इसमें होगा संप्रदान। ठीक है, क्योंकि देने के अर्थ में क्या होता है? संप्रदान होता है। और यहाँ फल को क्यों काटा जा रहा है? बांटने के लिए काटा जा रहा है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक होगा। ठीक है, तो कारक हमारे खत्म हो चुके हैं। इनमें से आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, तो बाकी आप पढ़ लेना। धन्यवाद।